ये वीडियो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी पॉलिसी को अप्रेज करेगा। 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी लाइसेंस राज और दूसरी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफी रिस्ट्रिक्टेड थी। एलपीजी पॉलिसी का एम इकोनॉमी को अनलॉक करना और इसे रिफॉर्म के पाथ पर सेट करना था। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीवियर था, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से गिर रहे थे, फिस्कल डेफिसिट्स अनसस्टेनेबल हो गए थे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज काफी इनएफिशिएंट थे। बाकी फैक्टर्स में वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, सोरिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई और लाइसेंस राज के अंडर स्टाइफलिंग रेगुलेशंस शामिल थे। इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मांगा, जिसकी कंडीशन इकोनॉमी को ओपन अप करना था। इसके चलते 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मेजर्स शामिल थे, जिनका फोकस एलपीजी रिफॉर्म्स पर था। लिबरलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पर से रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना शामिल था। की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में मोस्टली इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश करना, पब्लिक सेक्टर के एक्सक्लूसिव एरियाज को रिड्यूस करना और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फ्री करना शामिल था। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में आरबीआई के रोल को चेंज करना, प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करना, एफडीआई लिमिट को रेज करना और बैंक्स को अपनी ब्रांचेस खोलने की फ्रीडम देना शामिल था। लिबरलाइजेशन में टैक्स रिफॉर्म्स भी शामिल थे, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स में कंटिन्यूअस रिडक्शन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिफॉर्म करना। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में रूपी का डिवैल्यूएशन देखने को मिला और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रेड रिफॉर्म्स में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना और इंपोर्ट ड्यूटीज और लाइसेंसिंग को रिड्यूस करना शामिल था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज की ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना है। पॉलिसी मेजर्स में डिसइन्वेस्टमेंट यानी पीएसयू इक्विटी को पब्लिक को सेल करना, डी रिजर्वेशन और ज्यादा ऑटोनॉमी के लिए नवरत्नास जैसे टॉप पीएसयूज को स्पेशल स्टेटस ग्रांट करना शामिल था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपनी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। इसके की स्टेप्स में ट्रेड अकाउंट पर रुपी की फुल कन्वर्टेबिलिटी अचीव करना, मोस्टली आइटम्स के लिए फ्री ट्रेड के साथ इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, एफडीआई लिमिट्स को ड्रास्टिकली रेज करना, बढ़ाना और हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल देना शामिल था। आउटसोर्सिंग, जहां बिजनेस सर्विसेज को कंट्री के बाहर से हायर किया जाता है, इंडिया को बेनिफिट करता है क्योंकि यहां लो वेजेस पर स्किल्ड लेबर मिल जाती है और आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। डेवलप्ड नेशंस अक्सर इसका अपोज करते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनके डोमेस्टिक जॉब्स का लॉस होता है और उनकी कंट्रीज में लाइवलीहुड्स पर थ्रेट आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का एम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम एस्टैब्लिश करना और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना है। इंडिया फेयर रूल्स फ्रेम करने और टैरिफ्स को रिड्यूस करने में काफी एक्टिव रहा है। इसके क्रिटिसिज्म में डेवलपिंग नेशंस के लिए अनबैलेंस्ड मार्केट एक्सेस और डेवलप्ड नेशंस द्वारा सब्सिडीज को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स रखना शामिल है। रीसेंट अपग्रेड्स में 2016 का डीमोनेटाइजेशन शामिल है, जिसका एम शैडो इकोनॉमी और इलिसिट फंडिंग को कर्टेल करना था, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ शिफ्ट होने पर फोर्स किया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी एक मैसिव इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, जो कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करता है, मार्केट को यूनिफाई करता है और रेवेन्यू को बूस्ट करता है। ये मैट्रिक्स की ट्रेड टर्म्स को डिफाइन करती है। डिसइन्वेस्टमेंट एक माइनॉरिटी सेल हो सकती है, जिसमें गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रिटेन करती है, या फिर एक स्ट्रेटेजिक सेल हो सकती है, जहां एक प्राइवेट एंटिटी को मैनेजमेंट कंट्रोल मिल जाता है। ट्रेड बायलैटरल हो सकता है, जो दो कंट्रीज के बीच होता है, या मल्टीलैटरल, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। टैरिफ्स इंपोर्ट्स पर लगने वाले डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जबकि नॉन टैरिफ बैरियर्स फिजिकल क्वांटिटी लिमिट्स या कोटाज होते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की एक मेजर लिमिटेशन एग्रीकल्चर में लो ग्रोथ रेट थी। इसका रीजन पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन, सब्सिडीज का रिमूवल, ब्रूटल ग्लोबल कंपटीशन और कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होना था, जिसकी वजह से फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गई। एनईपी की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ का लेवल भी लो रहा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स चीपर फॉरेन इंपोर्ट्स का सामना नहीं कर पाए और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रोथ में रुकावट डाली। ग्लोबल बैरियर्स जैसे कि डेवलप्ड नेशंस द्वारा यूज किए गए नॉन टैरिफ बैरियर्स ने भी इंडियन एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक किया। सिरिसिला ट्रेजेडी पावर लूम वीवर्स पर सब्सिडी विड्रॉल के रियल वर्ल्ड इंपैक्ट को हाईलाइट करती है। और भी लिमिटेशंस में इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट शामिल है,
जहां पीएसयू एसेट्स को अंडर वैल्यू किया गया और इससे मिले पैसों प्रोसीड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय रेवेन्यू शॉर्टेजेस को पूरा करने के लिए यूज किया गया। टैक्स कट्स ने सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही थी, जिसे जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया गया, और अनबैलेंस्ड ग्रोथ सिर्फ टेलीकॉम आईटी जैसे सेक्टर्स तक ही कॉन्सेंट्रेटेड रह गई, जबकि एग्रीकल्चर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। 1991 के क्राइसिस के चलते एलपीजी रिफॉर्म्स आए, जिसका रिजल्ट हाई जीडीपी, टेक बूम और ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस रहा। हालांकि इसने कुछ परमानेंट स्कार्स भी छोड़े, जिसमें एग्री क्राइसिस, जॉबलेस ग्रोथ और अनइक्वल वेल्थ शामिल हैं, खासकर एग्रीकल्चर जैसे वल्नरेबल सेक्टर्स में। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।